नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कल ही के दिन मैंने आपको एक जानकारी दी थी कि ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ पर भारत और चीन को नर्क के समान कहा था और उनके इस बयान के बाद भारत भर में तीव्र प्रतिक्रियाएं रही। लेकिन उन्हीं प्रतिक्रियाओं में सरकार की प्रतिक्रिया पर लोगों का गुस्सा लाजमी था, क्योंकि सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई भी तल्ख टिप्पणी या फिर ट्रंप को टैग करते हुए कोई भी बातचीत नहीं निकल कर आई। देशवासियों में फूटा गुस्सा और उन हेल होल वाले बयान पर भारत सरकार की चुप्पी के चलते भारत में ही लोग ईरान के पक्ष में खड़े हुए, जब ईरान के एक हैंडल से, जो कि कॉन्सुलेट है भारत के अंदर उनका, वहां के ट्विटर हैंडल से या कहिए तो सरकारी ऑफिशियल हैंडल से भारत के पक्ष में इस तरह के संदेश सोशल मीडिया पर साझा किए गए कि समस्त भारतीयों ने उन्हें रीशेयर करके भारत सरकार को टैग किया बार बार कि आप लोगों ने पढ़ लिया और आगे निकल गए। ये वाली लाइन आप लोगों ने बोली थी, लेकिन ईरान ने जिस तरह से अमेरिका को यह बताया कि कभी इंडिया आकर देखो कि इंडिया है क्या, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन है। हालांकि शाम होते होते ट्रंप की तरफ से माफीनामा, यानी कि अमेरिका की तरफ से यह कहा गया कि इंडिया एक ग्रेट कंट्री है। हालांकि वो ट्रंप के ऑफिशियल हैंडल पर नहीं था, वो मुझे कहीं नहीं दिखा, लेकिन मीडिया में यह चलना दिखाई दिया। ऐसे में आज के सेशन में ईरान भारत एक होते हुए ट्रंप के खिलाफ सोशल मीडिया पर तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या यही ट्रंप की सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन की वजह थी कि वो ईरान को कंट्रोल कर नहीं पा रहे, क्योंकि ईरान के साथ इंडिया और चाइना खड़े हैं। ईरान के सामने अमेरिका की जो मजबूरी है, क्या वो फ्रस्ट्रेशन ही भारत और चीन को हेल कहते हुए दिखाई दी थी? आज के सेशन में ये जानने का प्रयास करेंगे कि असल में ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड अब क्यों हो चुके हैं, इस फ्रस्ट्रेशन में एक तरफा सीज फायर का क्या लेना देना, इस फ्रस्ट्रेशन के बाद उनके ऊपर उनकी ही सरकार का प्रेशर क्या है। आफ्टर ऑल 1 मई ट्रंप के लिए एक बहुत ही चेतावनी भरा डे क्यों है। आज के सेशन में इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो एंटी इंडिया इनके द्वारा कहा गया शब्द था कि हेल होल, उन्होंने जो ट्रुथ के ऊपर एक लेटर शेयर किया था, जो अपने आप में एक वहां के रेडियो एंकर, रेडियो जॉकी का लेटर था, उस लेटर में जो शब्द का यूज था वो ट्रंप ने भी एंडोर्स करते हुए यूज किया था। उसके ऊपर प्रतिक्रियाओं को एक बार के लिए जान लेते हैं। सबसे पहले सरकारी प्रतिक्रिया। जिन्होंने ये सेशन पूरा नहीं देखा, कल हमने हमारे दूसरे YouTube चैनल अपनी पाठशाला पर डिटेल में किया था, उसका लिंक भी हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। तो भारत की तरफ से, जो भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से बयान आया था और उस बयान में इन्होंने जो लाइन बोली और वो ये थी कि वी हैव सीन द कमेंट्स एज ऑल्सो सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट इशूड बाय द US एम्बेसी इन रेस्पॉन्स। The remark are obvious, uninformed, inappropriate, and in poor taste. They certainly do not reflect the reality of India-US relationship, which has long been based on mutual respect and shared interest. एक बहुत ही सधा हुआ सा जवाब ट्रंप के बयान पर भारत की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान आया, उसमें जिस तरह का ठंडापन था, उस पर भारतीयों के अंदर बहुत गुस्सा था और उस गुस्से को ऐसा लगा कि ईरान की जो कॉन्सुलेट हैदराबाद में है, ईरान की जो कॉन्सुलेट मुंबई में है, लगता है कि उन्हें कोई भारतीय ही चला रहा हो। इस तरह का दर्द ईरानियों ने अपनी तरफ से शेयर किया। जैसे ईरान जो हैदराबाद के अंदर कॉन्सुलेट है, वहां पर लिखा गया कि चाइना एंड इंडिया आर द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता के पालने हैं। In fact, the hell hole is where its war criminal president threatened to decimate the civilization in Iran. असल में नर्क तो वो है जहां वो राष्ट्रपति रहता है, जो सिविलाइजेशन मिटाने की बातें करता है। डिवाइड एंड रूल, बट ट्रंप इज जस्ट डिवाइडिंग विदाउट एनी रूल। ट्रंप तोड़ तो रहे हैं, लेकिन कोई नियम नहीं है। ईरान इन हैदराबाद के द्वारा किए गए इस ट्वीट पर तरह तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं आई। Even a foreign nation is taking a stronger objection than our own country. What a downfall to the Indian diplomacy. भारत की डिप्लोमेसी को लोगों ने टैग करते करते टैग किया कि ये कैसा हमारा डाउनफॉल है कि हमारे लिए ईरान तो बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। साथ ही साथ विदेश मंत्री जयशंकर साहब को टैग करते हुए कहा कि अब अति हो गई, खड़े हो जाइए कम से कम बिना डरे बोलने के लिए। साथ में कुछ लोगों ने दीज रेस्पॉन्स वांट्स अप over so embarrassing India running by a weak party Modi who supported since 2014 till now but highly
मतलब ये सब मतलब अश्लील शब्दों का भी इस्तेमाल इन सब में था। एटलीस्ट MEA एक्नॉलेज्ड दैट US एम्बेसी रेस्पॉन्स वाज इन पुअर टेस्ट। नाउ इज दिस व्हाट वी हैव अचीव्ड इन 12 ईयर ऑफ लीडरशिप ऑफ मोदी जी। तमाम प्रकार के सवाल सीधे सीधे सरकार से, अपोजिशन के द्वारा और तमाम लोगों के द्वारा, देश के लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर पूछे जाते रहे। कई लोगों ने यह तक कहा कि अब इंडिया को सीधा ट्रंप को टैग करके उन्हें इन शब्दों के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए, हमें शांति भरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का तो यह भी कहना था कि जिस प्रकार से MEA अपनी तरफ से ये बातें बोल रहा है कि हमने ये कर लिया, वो कर लिया, हमने पढ़ लिया उन्हें, हम निकले हैं, हम इतना ही कहना चाहेंगे उन चीजों के बारे में। बोले कम से कम ये जो संप्रभु होने का जो आप सिंबल लगाते हो ये तो हटा ही दो, कोई सेंस बन नहीं रहा है, आप रहने दो। इस तरह की बातें भी मतलब कही गई। अब साहब ईरान की जो कॉन्सुलेट मुंबई में है उनके द्वारा क्या कहा गया, उन्होंने बकायदा सोशल मीडिया पर, क्योंकि मुंबई में है तो उन्होंने मुंबई का एक वीडियो शेयर किया। मे बी समवन शुड बुक ए वन वे कल्चर डिटॉक्स फॉर मिस्टर ट्रंप, इट माइट जस्ट रिड्यूस द रैंडम बकवास। कभी इंडिया आकर देखो फिर बोलना। ये बिल्कुल वैसे था जिसको तुम नर्क बोल रहे हो, एक बार आकर देखो, तुम्हारा शायद डिटॉक्स हो जाएगा, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। इसमें एक वीडियो शेयर किया गया मुंबई का, काफी ज्यादा वायरल हुआ, जिसमें मुंबई के दोनों व्यू दिखाए गए, एक शहर और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया गया, कल्चर दिखाया गया। कल्चर के साथ साथ यहां पर मुंबई के अंदर जिस प्रकार से नेचर है, सीन है, ब्यूटी है, साथ ही साथ यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको दिखाते हुए, टैग करते हुए ईरान की जो मुंबई में कॉन्सुलेट है उसने वीडियो पोस्ट किया कि कभी आओ मिस्टर ट्रंप, पता चलेगा कि नर्क नहीं ये क्या है, आपका डिटॉक्स हो जाएगा, आपके अंदर जो जहर है वो खत्म हो जाएगा, आप सुधर जाओगे, आपकी बकवास बंद हो जाएगी। अब साहब जब मुंबई की जो कॉन्सुलेट है इंडिया, मतलब ईरान की जो कॉन्सुलेट मुंबई में है ईरान वालों की, उस पर रिप्लाई किया हैदराबाद वालों ने और कहा कि भाई मुंबई वालों तुम काय को क्रेडिट ले रहे हो, हैदराबाद आओ कभी, यहां आकर पता लगाओ। मतलब कि ईरान की कॉन्सुलेट्स आपस में एक दूसरे से बहस कर रही हैं, वो भी इंडिया के लिए। और मतलब वो बहस चल रहा है कि नहीं भाई इंडिया बहुत खूबसूरत है, अमेरिकियों को नहीं पता है, अमेरिका को इस तरह की बातें करने की गंदी आदत है। इस बात के ऊपर एक नेता हैं प्रियंका चतुर्वेदी जी, वो कहती हैं कि साहब हमारा MEA तो चुप है लेकिन कम से कम ईरान तो बोल रहा है। ऐसी तरह से तहसीन पूनावाला, तमाम लोगों ने अपने अपने प्रतिक्रियाएं इस पर दी कि सरकार तो चुप है लेकिन ये कम से कम ये लोग जो बोल रहे हैं इससे ही कम से कम ये तो पता चलता है कि भारत के लिए लोग कैसा सोचते हैं। ये सारी बातें संदेशों से निकलकर आना शुरू हुई। अल्टीमेटली सवाल वहीं खड़ा रहा कि भारत चुप क्यों है। अब भारत चुप क्यों है इसके पीछे तो कांग्रेस के पास एक सीधा सा जवाब है। कांग्रेस के पास जवाब है कि भारत के प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड हैं इसलिए भारत कुछ बोलता नहीं है। एक तो बेसिक सवाल का आंसर ये है। दूसरा पॉइंट ये कि भारत जानता है कि ट्रंप बड़बोले हैं और वो कुछ भी बोलते हैं, हर चीज के ऊपर अगर संज्ञान लेने लगे तो भाई साहब साल काटना और विशेष रूप से उनके साथ का समय काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। खैर, भारत की प्रतिक्रियाएं तो बिल्कुल जैसे थी, बिल्कुल सरकारी टाइप की, आधिकारिक प्रकार की रही। एक शाम होते होते एक मैसेज तैरने लगा जिसमें इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री कॉलन ट्रंप लिखा हुआ था। हालांकि यह सोशल मीडिया पर कहीं दिखाई नहीं दिया, ट्रंप के हैंडल्स पर नहीं दिखाई दिया, लेकिन कहा गया कि ट्रंप ने कहा है कि इंडिया ग्रेट कंट्री है और ऐसा कहते हुए इस मामले को विराम देने का प्रयास किया गया। लेकिन ट्रंप के इस असल फ्रस्ट्रेशन का कारण क्या है? कल तो हमने बताया ही था कि अमेरिका के अंदर एक बिल आ रहा है जो बर्थ सिटीजनशिप को रोकने के लिए है कि भाई किसी बच्चे को जन्म से नागरिकता ना दी जाए, क्योंकि बहुत सारे भारतीय, लगभग 16 लाख भारतीय अभी तक वहां बच्चे जाके पैदा करने पहुंचे हैं बर्थ टूरिज्म के नाम पर, ताकि उन्हें अमेरिका की नागरिकता मिले। इसको तो उनका लोकल मुद्दा माना जाए, लेकिन फिर भी वो इंटरनेशनली ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे की बड़ी रीजन क्या है? आपको याद होगा बीते साल आपने और हमने रशिया यूक्रेन के मामले पर ट्रंप को खूब ज्यादा ट्रोल होते हुए देखा था। ट्रंप को बार बार मिस्टर पीस प्रेसिडेंट के नाम से लोग छेड़ रहे थे, कह रहे थे कि आप जिस युद्ध को बंद करवाने की कह रहे थे कि आते ही महीने भर में बंद करवा दूंगा, आप कुछ करवा नहीं पाए। आपको नोबेल पीस पुरस्कार नहीं मिला तो आप फीफा का पीस पुरस्कार ओढ़कर बैठ गए, जो उन्होंने आप ही के लिए पहली बार बनाया था। तो ट्रंप के इस फ्रस्ट्रेशन का पिछली बार खूब लोगों ने मजाक बनाया। जब मजाक बनाया तो उसके साथ साथ ट्रंप फ्रस्ट्रेशन में वॉर के एक और वॉर छेड़ दिए कि चलो दुनिया का ध्यान हटे, दर्द की यूनानी टेक्निक अपनाई। आप और हम अब रशिया यूक्रेन की बात ही नहीं करते, गाजा इजराइल की बात ही नहीं करते। ऐसा लगता है हाँ चल रहा होगा दुनिया के एक कोने के अंदर युद्ध। इन्होंने एक नया युद्ध छेड़ दिया।
अब इस नए युद्ध में इन्हें लगा था कि मैं ईरान पर बहुत ज्यादा कहर बरपाऊंगा, दुनिया के सामने दिखाऊंगा कि देखो मैं कैसा हूं और मैं ही अपने तरीके से चलाऊंगा। ये इनसे ये भी नहीं सिमटा। हालत यहां भी खराब हो गए। हालत खराब ये हुए कि ट्रंप के तमाम प्रयासों के बावजूद ईरान मजबूती के साथ खड़ा रहा। ईरान ने अपने यहां पर नुकसान खूब करवा लिया, बिलियंस ऑफ डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी ईरानियंस का हौसला नहीं टूटा। अमेरिका को एक आक्रांता अपने ही देश में बताने में ईरानियन कामयाब हो गए। ईरानियों की सत्ता लोगों को एकजुट करने में कामयाब हो गई। हमने कई बार कई जगह प्लेटफॉर्म्स पे भी ये बात डिस्कस की है कि जहां एक और इतने लंबे समय से चला आ रहा ईरान में शासन था खमनेई का, जो एक तरीके से बार बार कहा जा रहा था कि धर्म का शासन है, ऐसे में धार्मिक लीडर्स के खिलाफ जनता एकजुट होना चाहती है, वो और मजबूत हो गया। धर्म के साथ लोगों का जो भाव है, अटैचमेंट है, वो और मजबूत हुआ और जो प्रोटेस्ट करने वाले प्रोटेस्टर्स थे वो कहीं गायब ही हो गए। यानी कि अमेरिका की किए धरे पर पूरी तरह पानी फिर गया। अमेरिका जो दुनिया को दिखाता था कि ईरान के हालत बहुत खराब हैं, वो कहीं अपनी ही बातों में गलत सिद्ध होता हुआ दिखाई दिया। परिणाम ये निकल कर आया कि ईरान के मामले में लगातार ट्रंप का पिछड़ते जाना ग्लोबल हंसी का पात्र बन गया। कैसे? आपको याद होगा कि अमेरिका और ईरान के इस जंग में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बना लिया गया। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज निकलने नहीं दे रहा था। बस इतना था कि मेरा नुकसान बहुत हुआ है तो मुझे आप हर्जाना देते जाओ, जहाज निकालते ले जाओ। ट्रंप ने कहा कि नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल वसूली नहीं होने दूंगा। तो ट्रंप ने अपना एक ब्लॉकेड लगाकर खड़ा कर दिया। ट्रंप को लगा कि अब ईरानियन जितने भी लोग हैं वो अपने जहाज आगे नहीं भेज पाएंगे, तो मैं ईरानियंस को $500 मिलियन पर डे का नुकसान पहुंचाऊंगा। उस ब्लॉकेड से ईरान पूरी तरह तहस नहस हो जाएगा। लेकिन उन्हें जो गलतफहमी थी कि उन्होंने 159 पानी के जहाज ईरानियंस के डुबो दिए हैं, जिसके बाद ईरान की नेवल पावर पूरी तरह खत्म हो गई है, वो उनके लिए एक धोखा साबित हुआ। असल में ट्रंप ने नेवल ब्लॉकेड खुलवाने के लिए पाकिस्तान की मदद लेकर इस्लामाबाद में वार्ता रखवाई थी। पाकिस्तान की मध्यस्थता पर पहले ही किसी को यकीन नहीं था। दूसरी बार वार्ता के लिए अमेरिका और पाकिस्तान पूरी तैयारी कर बैठे थे, लेकिन ईरान की तरफ से आना ही मना हो गया। ईरान ने साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं आएंगे। फ्रस्ट्रेट हुए ट्रंप ने अपनी ही तरफ से इस सीज फायर को अनलिमिटेड समय के लिए बढ़ा दिया। कहा कि जब वो आएंगे तब तक के लिए सीज फायर है, लेकिन मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ब्लॉकेड लगाकर बैठा रहूंगा। अर्थात मैं ईरान पर हमला तो नहीं करूंगा, लेकिन ईरानियन जहाजों को मैं नहीं निकलने दूंगा। ट्रंप को लगा कि वो ईरान को भूखा मार करके दुनिया के सामने राजा सिद्ध हो जाएंगे, ईरानियन सरेंडर कर देंगे। ईरानियंस ने इतने लंबे समय तक इतने प्रतिबंध झेले हैं कि उन्हें अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन लंबे समय से पता है, गरीबी में रहने की आदत विकसित कर ली है। लेकिन ट्रंप के इस हठी रवैये से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। एक तरफ इन्हें लग रहा था कि ईरान को इकोनॉमिक ब्लॉकेड दे देंगे, लेकिन इन्हीं के चाहने वाले जो जीसीसी कंट्री हैं, सऊदी है, यूएई है, बहरेन है, कतर है, कुवैत है, ये सब परेशान होने लगे। क्यों परेशान होने लगे? क्योंकि इनके यहां से भी तेल निकलकर नहीं पाया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के खिलाफ ब्लॉकेड लगाकर अमेरिका बैठा और इन देशों के जहाज के खिलाफ ब्लॉकेड लगाकर ईरान बैठ गया। ईरान वालों ने उन जहाजों को पकड़ना शुरू कर दिया, फिर चाहे वो किसी भी देश में आ रहे हों। भारत आते हुए जहाज को भी ईरानियन शिप्स ने रोककर अपने पास कब्जे में लेना शुरू कर दिया। ट्रंप जो दम भर रहे थे कि मैंने ईरान के जहाज पकड़ लिए, तो ईरान वालों ने भारत आते हुए जहाज को रोक लिया और ऐसे कई जहाज जो इस रास्ते से निकलने वाले थे, या तो उन्हें लौटा दिया या उन्हें सीज कर लिया, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं उन देशों से तेल लेकर आ रहे थे जिन्हें अमेरिका पसंद करता है। बकायदा छोटी छोटी बोट्स लेकर के ये लोग मतलब जैसे मच्छर नहीं कूदते हैं पानी में, बिल्कुल वैसे छोटी छोटी बोट्स लेकर के ईरानियंस की IRGC ने कंट्रोल लेना शुरू कर दिया। इन बोट्स की जो फ्लीट्स है, इन्हें मॉस्किटो फ्लीट नाम दिया गया। अगर सैटेलाइट व्यू पर आप देखते हैं तो कुछ इस तरह का पानी पर ये बोट्स चलती हुई दिखाई देती हैं, तेज गति से चलती हुई छोटी बोट।
कई बार अगर आप समुद्री किनारे गए हो तो लोग स्टीमर बोट लेकर के जब चलते हैं, वो तेज गति से उड़ती सी चलती सी जो बोट दिखती है, कुछ वैसी बोट्स लेकर के ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल करते हुए ईरानियंस दिखाई दिए। इस तरह की बोट्स को जब आप जाते हुए देखते हैं, इन्हें निशाना भी नहीं बनाया जा सकता, इन्हें सैटेलाइट से विजुअलाइज करने से पहले पहले ही ये निकल लेती हैं। मतलब ड्रोन का ही इन्होंने एक और विकल्प तैयार कर लिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस तरह की कई सारी बोट्स, लगभग 50,000 IRGC के सैनिक इस तरह की बोट्स के थ्रू अब इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करते हुए पाए जा रहे हैं। ये छोटी छोटी बोट मिलियंस ऑफ बैरल तेल ले जाते जहाजों पर कब्जा कर ले रही हैं। इसे ईरान की मॉस्किटो फ्लीट कहा गया है। यह IRGC ऑपरेट कर रहा है। IRGC वही जो कि खमनई के, मुज्तबा खमनई के आदेश पर काम करता है, जो कि बिल्कुल स्ट्रेटेजिक तरीके से ईरान को किसी ना किसी तरीके से जियोपॉलिटिकली स्टैब्लिश करने का काम करता है। इस मॉस्किटो फ्लैट के चलते ट्रंप को एक और झटका लगा। झटका ये कि वो अपना ब्लॉकेड लगाकर बैठे थे, सोचते हुए कि उन्होंने ईरान के इतने जहाज डुबो दिए, अब तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन रिवर्स ये हुआ कि ईरान के जहाज डुबोने के बावजूद इन मॉस्किटो फ्लीट्स ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अमेरिका के पसंद वाले देशों के जहाज भी नहीं निकलने दिए। आगे क्या हुआ? फ्रस्ट्रेटेड ट्रंप ने कल ही अपने नेवी चीफ को हटा दिया। उन्होंने उन्हें पद से हटा करके फेंक दिया। नेवी सेक्रेटरी इज फायर्ड एज इन फाइटिंग रॉयल्स पेंटागन। इन्हें इस बात के लिए हटा दिया गया कि तुम बात नहीं मान रहे हो जो हम कह रहे हैं। असल में इनसे क्या एक्सपेक्टेड था ट्रंप को? कहा जा रहा है कि ट्रंप इनसे चाहते थे कि इन छोटी छोटी नावों का इलाज कुछ नेवी करे, लेकिन ये लेकर पहुंचे हैं अब्राहम लिंकन जैसे बड़े बड़े युद्धपोत। वो युद्धपोत जो बहुत सारे फाइटर जेट्स कैरी करते हैं, वो फाइटर डेस्ट्रॉयर्स लेकर पहुंचे हैं जो युद्ध को वाकई में नेवल लेवल पर लड़ने के लिए होते हैं। ये छोटी छोटी बोट्स, स्टीमर्स, इनके ऊपर लगे हुए ब्लॉकेट्स, ये सैटेलाइट में पकड़ में ही नहीं आ रहे हैं और ये निकलकर केव्स के अंदर से बाहर आते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के किनारे ईरान के बॉर्डर पर कुछ केव्स हैं, उन केव्स में ये बोट्स खड़ी हुई हैं। जब कोई जहाज आता दिखता है, ये फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में बाहर आती हैं, आवर्स में बाहर आती हैं और आकर के उस जहाज को घेर कर कंट्रोल कर लेती हैं। इन बोट्स को कंट्रोल कर नहीं पा रहा है अमेरिका, और जब कंट्रोल नहीं हो पा रहा है और डर यह है कि अगर ये नेवी के बड़े जहाजों को लेकर जाएं तो वो उन बोट्स से उन जहाजों पर भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ट्रंप ने अपने नेवी चीफ को इसलिए हटा दिया कि तुम स्मॉल बोट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। हालांकि इन्होंने आगे फ्रस्ट्रेशन में कल यही कहा कि मैं आदेश देता हूं कि अब इन छोटी बोट्स को भी मार गिराओ। अब नेवी चीफ तो हट गए, इनका फ्रस्ट्रेशन समझ में आ गया कि इन्होंने अब छोटी बोट्स के लिए भी हताशा में इस तरह का भाषण दे दिया है। खैर, इस पर ईरानियंस का क्या प्रतिक्रिया थी? ईरानियंस ने अपनी तरफ से, तीनों लोगों ने, गालिबाफ ने, विदेश मंत्री ने, पेजेश्कियन ने, एक जैसा सेंटिमेंट बोला और कहा कि मिस्टर ट्रंप, हम सभी, जिन्हें आप कट्टरपंथी कहते थे, रेडिकल कहते थे, हम सभी लोग ईरानियन हैं और पूरी तरह से रेवोल्यूशनरी हैं और हम ईरान की यूनिटी के लिए काम करते हैं। एक ही भगवान को, एक ही नेता को, एक ही देश को, एक ही रास्ते को मानते हैं और वो रास्ता है ईरान की विक्ट्री, और ईरान की विक्ट्री के साथ साथ हम अपनी जीवन को उसी के लिए देना चाहते हैं। मसूद पेजेश्कियन जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनका भी ऐसा ही बयान आया, इनके विदेश मंत्री का भी कुछ ऐसा ही बयान आया। इन बयानों को फिर से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया गया कि ट्रंप जो पहले ईरान में फाइट दिलवाने की कोशिश कर रहे थे, ईरान अब मोर यूनिफाइड है और वो अमेरिका से लड़ने के लिए इस सीज फायर में और ज्यादा सज्ज हो गया है। फ्रस्ट्रेशन समझ में आती है। कुल मिलाकर के ट्रंप इन तमाम पाबंदियों के बावजूद भी ईरान को झुका नहीं पाए। वहीं दूसरी तरफ ईरान अपनी शर्तें देता चला गया। ईरान ने ताजा शर्त दी है कि मेरा जितना भी पैसा दुनिया भर की बैंकों में फ्रीज हो रखा है उसे रिलीज करवाइए, साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो आपका ब्लॉकेड है उस ब्लॉकेड को हटवाइए, तब जाकर के वार्ता के लिए चले आइएगा। इन सब के बीच में अमेरिका के लिए भी यह एक बड़ी चुनौतीपूर्ण यात्रा रही है। बीते 55 दिनों में अमेरिका ने अपनी 1000 से अधिक टॉम हॉक मिसाइलें बर्बाद कर दी हैं। कहा जाता है कि इन्हें वापस बनाने में अमेरिका ने जितना युद्ध का असलहा इस युद्ध में खराब किया है, उसको वापस बनने में 6 साल लगेगा।
अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर जो अपना सेंट्रल कमांड बनाकर अटैक करता था उसको भी पैसिफिक कमांड की मदद लेनी पड़ी। इसका मतलब यहां पर सिस्टम इनका हिला है। अब ट्रंप के लिए बड़ी चुनौती 1 मई है। और 1 मई क्यों है? असल मायने में ट्रंप को 60 दिन से अधिक युद्ध जारी रखने के लिए उनकी सीनेट से परमिशन लेनी होती है और सीनेट में ट्रंप के पास 100 में से 53 सांसद हैं। वहीं दूसरी तरफ कमला हैरिस वाली पार्टी यानी कि डेमोक्रेट्स के 47 सांसद हैं। ऐसे में युद्ध को आगे बढ़ाए रखने के लिए 60 दिन तक तो आर्मी और नेवी और एयरफोर्स का सुप्रीम कमांडर होने के नाम पर राष्ट्रपति 60 दिन तो युद्ध खुद से लड़ सकता है, लेकिन उससे आगे ले जाने के लिए उन्हें संसद की परमिशन की जरूरत पड़ती है। सीनेट में ट्रंप के पास बहुमत तो है, लेकिन ऑलरेडी ट्रंप के 10 सांसद इस युद्ध के खिलाफ हो रखे हैं। ऐसे में बाइडन की पार्टी या कहिए तो डेमोक्रेट्स का बोलाबाला या फिर बहुमत जो है वो युद्ध को गिराने वाला हो सकता है। तो ट्रंप को 1 मई से पहले ही इस पूरे स्कोर को सेटल करना होगा, यानी कि युद्ध आगे बढ़ाने के लिए हो सकता है संसद से परमिशन ना मिले, लेकिन ट्रंप चाहें तो बिना परमिशन के भी इस युद्ध को आगे ले जा सकते हैं। ऐसा कई पूर्व राष्ट्रपतियों ने किया है और उन्होंने कहा कि हम बीच में सीज फायर करके बैठे थे, इसलिए 60 दिन काउंट नहीं होते हैं। ऐसे में ट्रंप 1 मई के प्रेशर में भले ही हों, लेकिन कानून ना मानने की बात करते हुए युद्ध को आगे भी खींच सकते हैं। यह एक कयास लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिस कैलिफोर्निया का जिक्र हो रहा था कि वहां चीनियों और भारतीयों का कब्जा है अमेरिका के अंदर, वहीं से कुछ लोगों ने ट्रंप को सीधा सीधा चेतावनी देते हुए कहा है कि आइए इस नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन में आपको बताते हैं। ट्रंप से जब पत्रकार वार्ता में पूछा गया कि साहब अब तो आप इतने परेशान हो गए हैं, क्या क्या न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे? बोले कोई भी दुनिया का देश न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेगा और मैं भी नहीं करूंगा। और रही बात इसकी, तो हम ईरान को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारा बहुत फायदा हो रहा है, दुनिया भर के देश हमसे तेल खरीद रहे हैं। इनसे पूछा गया कि सर तेल का भाव बढ़ते हुए $200 बिलियन तक पहुंचने की बात हो रही है, $200 प्रति बैरल तक पहुंचने की बात हो रही है। तो इनने कहा कि क्या दिक्कत है, जब न्यूक्लियर वेपन का यूज होता कई सिटी बर्बाद होती, उससे अच्छा है ना $200 प्रति बैरल तक पहुंच करके कम से कम सेफ तो हो। खैर, इन सभी चीजों का सार एक ही लाइन में ये कि ट्रंप को अपने किए का कोई रिग्रेट नहीं है और वो अभी तक भी इसी बात के साथ कन्विंस हैं कि उन्होंने जो किया सही किया। अब वो क्या कर रहे हैं, ईरान से उम्मीद कर रहे हैं कि ईरान आगे से आए और सीज फायर की कहे। इसके लिए क्या कर रहे हैं, इसके लिए इजराइल और लेबनान के बीच में 3 हफ्ते के लिए सीज फायर बढ़ा दिया गया है। कहा गया है क्योंकि जो ईरान ने शर्तें रखी थी उसमें लेबनान पर हमला ना हो, यह भी शर्त थी। ऐसे में अमेरिका ने इजराइल और लेबनान के बीच में अगले 3 हफ्ते के लिए सीज फायर एक्सटेंड कर दिया है कि अब ये आपस में नहीं झगड़ेंगे। मतलब ईरान इस बीच में चाहे तो इस युद्ध की सहमति बना सकता है, सीज फायर कर सकता है। इस तरह की प्रतिक्रियाएं रही। हालांकि इजराइल इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है। इजराइल एनी टाइम युद्ध की तैयारी में है, बार बार अमेरिका से कह रहा है साहब एक बार युद्ध और हो जाने दो, आगे बढ़ जाने दो। खैर, अब देखना होगा कि अमेरिका किस तरह से इजराइल के कहने पर आकर फिर से युद्ध की तरफ बढ़ता है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने आप पीछे हटकर ब्लॉकेड खोलता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका के जो साथी देश हैं वो इस बात से तो फ्रस्ट्रेटेड हैं ही कि साहब आपने ईरान का ब्लॉकेड नहीं हमारा भी ब्लॉकेड लगा रखा है और उससे हमें लगातार दिक्कत हो रही है। बाकी 1 मई तक क्या होता है, जैसा भी कुछ होगा आपको अपडेट दिया जाएगा। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।